ये क्या? मोहिनी पहले अपने पीठ को देखती है और फिर उस परछाई को अपने करीब देखती है। मोहिनी को कोई ऊपर देख रही होती है। मोहिनी खूब चिल्लाने की कोशिश करती है पर उसके गले से एक स्वर भी नहीं निकलता। उसके कानों में सिर्फ उस परछाई की हंसी गूंज रही होती है। मोहिनी, मोहिनी क्या हुआ? मोहिनी उठो, मोहिनी उठो, मोहिनी, मोहिनी, मोहिनी क्या हुआ? आरव, आरव, वो परछाई, परछाई, परछाई। पहले तो शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कोई नहीं। आरव मोहिनी को अपने सीने से लगा लेता है। मोहिनी का पूरा चेहरा पसीने से तरबतर और एकदम लाल हो चुका होता है। बस बस बस, कुछ नहीं हुआ मोहिनी, सब ठीक है, मैं हूं ना इधर, शांत हो जाओ। मोहिनी धीरे धीरे शांत होती है। आरव उसका हाथ पकड़कर उसे बैठा देता है। क्या हुआ था? फिर से बुरा सपना आया? हाँ। अब की बार क्या देखा? पता नहीं, हम दोनों बात कर रहे थे, तभी हमारे बेड के साइड वाला दरवाजे से आकर एक परछाई अंदर आई और मेरी बहुत करीब आ गई और फिर जोर जोर से हंसने लगी और फिर एकदम से मुझे जकड़ लिया। बस कोई नहीं, शांत हो जाओ। समझ नहीं आ रहा कि बार बार ऐसे सपने क्यों आए जा रहे हैं। तुम अपनी माँ से बात कर लो एक बार, शायद उनके पास कोई उपाय हो। ठीक है, कल करती हूँ माँ से बात। अगला दिन होते ही मोहिनी अपनी माँ को फोन कर देती है। हेलो। हाँ माँ। हेलो। अरे बिटिया, आवाज नहीं आ रही। हेलो माँ। हाँ हाँ, अब आ रही है। कैसी हो बिटिया? ठीक हो माँ, तुम बताओ कैसी हो? अरे मैं तो बस इंतजार में हूँ कि कब तू नानी बनाए मुझे। बस थोड़ा सा इंतजार और कर लो माँ, फिर खूब खिलाना अपने नाती या नातिन को। हाँ हाँ। अच्छा माँ, एक बात पूछनी थी तुमसे। हाँ बता। पता नहीं माँ, आजकल रोज रात को ना बड़े अजीब अजीब सपने आ रहे हैं। अच्छा, क्या दिखता है? मतलब कि कभी कोई बुढ़िया दिखने लगती है, कल एक परछाई अंदर आई और मेरे बहुत करीब आ गई। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे शरीर को जकड़ लिया हो। मैं चीखने चिल्लाने की कोशिश करती हूँ पर आवाज ही नहीं निकलती गले से, ना हाथ पांव हिलते। मतलब बार बार दब रही है तू? हाँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं माँ। एक काम कर बिटिया। बताओ। आज से अपने तकिए के नीचे एक लोहे का चाकू रख लियो और अपने कमरे में ये देख लियो कि कोई अजीब चीज पड़ी है के आसपास या तेरे किसी सामान में, और अगर कुछ मिले तो मुझे बताइयो। और हाँ, उसे छूना मत बिल्कुल भी, ठीक है? ठीक है माँ। मोहिनी अपने कमरे में जाकर सारी चीजें उलट पलट देती है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तभी मोहिनी की नजर अपने पलंग के निचले हिस्से पर पड़ती है। क्या हुआ? एक बार इस पलंग के नीचे झुककर देखो, कुछ अजीब रखा है क्या? अजीब? अरे तुम देखो तो सही। ठीक है बाबा। आरव पलंग के नीचे झुककर देखने लगता है। कुछ रखा तो है, टॉर्च पकड़ाना एक बार। मोहिनी उसे टॉर्च दे देती है। आरव जैसे ही वो टॉर्च लगाता है, उसे कुछ मुर्गी के पंख एक काले कपड़े से बंधे दिखते हैं। मुर्गी के पंख? छूना मत उन्हें।
आरव एकदम से डर के उठ जाता है। क्या हुआ? मैं माँ को फोन करके आती हूँ, तुम कुछ मत करना। मोहिनी जाकर अपनी माँ को फोन लगाती है और सारी बात बताती है। उसे छूना ना बिल्कुल भी, बस अपनी एक मुट्ठी में नमक भर लियो और उसे झाड़ू से बाहर निकाल दे घर से, और पूरे कमरे पे फिर गंगा जल छिड़क देना। हाँ, पर ये है क्या माँ? तेरे ऊपर टोटका कर रखा है किसी ने, इसीलिए ऐसे सपने आए जा रहे थे। पर मेरे ऊपर टोटका कौन करेगा? अरे घर कुनबे में बहुत से लोग हुए बिटिया, पर क्या पता तुम्हारे पीछे कोई आ गया हो तो उसे बाहर फेंका, और आज से लोहे का चाकू तकिए के नीचे रख के सोया करियो। ठीक है माँ। कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता है। 3 महीने बाद मोहिनी एक लड़की को जन्म देती है। नाम क्या रखे इसका? मैंने सोचा था एक नाम, अब बताऊं? बताओ। आस्था। नाम सुनते ही मोहिनी मुस्कुराने लगती है। प्यारा नाम है। रुको। मोहिनी की नजर तभी सीढ़ियों पर पड़ती है। आरव एकदम से रुक जाता है। मोहिनी की भनभीनी आंखें एकटक बस सीढ़ी की ओर जमी हुई होती हैं। सीढ़ियों पे बने उन निशानों को देखकर आरव की आंखों के सामने की दुनिया मानो घूमने लगती है। आरव चकरा के पीछे की ओर गिरने लगता है। आरव, संभालो खुद को। आरव एक झटके से होश में आ जाता है और खुद को संभालता है। मोहिनी, चलो यहां से अभी। आरव और मोहिनी तुरंत घर के बाहर निकल जाते हैं और बाहर गली में जाकर खड़े हो जाते हैं। अब क्या करना है? तुम्हारे घर चलते हैं, अभी यहां रहना ठीक नहीं है। मोहिनी और आरव गाड़ी में बैठकर तुरंत वहां से निकल जाते हैं। पूरे रास्ते सीढ़ियों पे बने बस अमंगल निशान की छवि अभी भी उन दोनों के दिमाग का पीछा नहीं छोड़ रही थी। कौन मनहूस है ये? क्यों हमारे पीछे पड़ा हुआ है? पता नहीं, पर अब हम वहां नहीं रह सकते। सही कह रहे हो। आरव और मोहिनी घर पहुंचते ही तुरंत सारी की सारी घटना बीरो को बता देते हैं। कोई बुरा ही तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। सही किया तुमने यहाँ आ गए। कुछ दिन यहीं रह लो जब तक घर ना मिल जाए दूसरा। कुछ दिनों बाद ही मोहिनी और आरव अपना सारा सामान अपने घर में ले आते हैं और फिर अपने पुराने घर को मुड़ के भी नहीं देखते। आस्था भी अब देखते ही देखते धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। अब घर में सिर्फ आरव, मोहिनी और आस्था रह रहे होते हैं और खाना बनाने और साफ सफाई करने के लिए बस उनकी एक पुरानी काम वाली सिमरन, जो सुबह आती और रात तक चली जाती। आस्था। हाँ मम्मी। ओहो, 2 मिनट के लिए टीवी से नजर भी हटा लिया करो कभी। हाँ हाँ ना, आप बोलो तो सही। मैं और पापा कुछ देर के लिए तुम्हारे चाचू के घर जा रहे हैं किसी काम से, तो दीदी यही है तुम्हारे पास। अगर भूख लगे तो उन्हें बता देना, वो खाना बना देंगी। ठीक है? ठीक है मम्मी। ये नहीं सुधरेगी। सिमी, ध्यान रखना इसका। कोई नहीं दीदी, आप बेफिक्र होकर जाओ, मैं अपने आप संभाल लूंगी। आरव चलो ना, लेट हो रहा है। आया। आरव और मोहिनी आस्था को घर छोड़कर निकल जाते हैं। आस्था चुपचाप बैठी टीवी देख रही होती है कि तभी आसपास की सभी लाइटें बंद हो जाती हैं
आस्था एकदम से पलटकर पीछे देखती है, पर पीछे बिल्कुल अंधेरा। आस्था वापस टीवी की ओर अपनी नजरें घुमाती है। टीवी के सामने सिमरन चुपचाप खड़ी अपनी नजरों से आस्था को घूर रही होती है। सिमरन बिना एक बार भी पीछे देखे टीवी बंद कर देती है। उसकी बेचैन सी आंखें लगातार आस्था के मासूम चेहरे को बिना एक पल के लिए भी हिले निहार रही होती है। सिमरन की आंखों में देखते ही मानो आस्था के पेट में किसी अनकही दहशत की झुरझुरी से उठ पड़ती है, जैसे कोई भुताहा एहसास उसे भीतर से कुरेद रहा हो और पीछे की ओर खिसकने की कोशिश करने लगती है। क्या हुआ दीदी? इसी बीच सिमरन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते जा रही होती है। जैसे जैसे उसके कदम आस्था की ओर बढ़ते जाते हैं, आस्था की सांसें उसके सूखे हलक में और अटकने लगती है। उसकी आंखें डगमगाने लगती हैं, मानो उसका होश किसी गहरी खाई में गिर रहा हो। चलो खाना खाने। पर मुझे भूख नहीं लगी। उठो। पर मुझे भूख नहीं है। मैंने कहा चलो अभी, फिर से नहीं बोलूंगी। आस्था का शरीर डर से एकदम ठंडा पड़ जाता है। आस्था चुपचाप सिमरन के पीछे चल पड़ती है। अब आस्था का कोमल मन इस सारी घटना को समझने में बार बार असफल होता जा रहा था। सिमरन उसे अपने साथ ले जाकर एक कुमकुम और हल्दी से बने गोल घेरे के बीचों बीच बिठा देती है, जिसके अंदर काली स्याही से एक त्रिकोण का आकार बना हुआ है। सिमरन उसके चारों तरफ 4 मोमबत्तियां जला देती है। आस्था का कंठ अब अपनी हिम्मत धीरे धीरे तोड़ देता है और उसके गले से उसकी रुलाई की आवाज बाहर निकल पड़ती है। एकदम चुप चुप। सिमरन की आंखों में मानो किसी विचित्र प्रकार का आतंक अचानक उतर चुका था। सिमरन कुछ कुमकुम लेती है और उस पे कोई मंत्र फूंकती है और एक लाल कपड़ा खोलकर उस कुमकुम को उसके अंदर रख देती है। मेरी तरफ देखती रहो, बस मेरी ओर। एकदम चुप। आस्था अपनी मासूम निगाहों से अपने आंसुओं को अपने कोमल मन में दबाए चुपचाप वहीं बैठी रहती है। पापा वापस आ जाओ, बचाओ मुझे पापा, आप कहाँ हो? सिमरन तभी थोड़ा कुमकुम आस्था के चेहरे पे झटक देती है और तभी सिमरन अपने सूट की जेब से अखबार में बंधा एक लड्डू निकालती है। खाओ इसे। मैं नहीं खाऊंगी। कि तभी उसे गाड़ी के आने की आवाज सुनाई देती है और वो वहां से तभी उठकर फरार हो जाती है। आस्था इतना ज्यादा घबरा जाती है कि उसका मासूम दिमाग उस सदमे को झेल ही नहीं पाता। उसकी सांसें तेज होती जाती हैं, सीने में धड़कन धक धक करके गूंजने लगती है, निगाहें धुंधली पड़ने लगती हैं और वो लाइट को क्या हुआ? बंद क्यों है? अभी तो आस्था के सोने का टाइम भी नहीं हुआ। मोहिनी जाकर सोफे पर देखती है। लेकिन वहां कोई नहीं होता। आस्था, सिमरन। कोई आवाज नहीं आती, एकदम सन्नाटा। आरव मोहिनी की ओर देखता है। इतना शांत कैसे है सब कुछ? मोहिनी एकदम से आस्था के कमरे की ओर दौड़ती है, लेकिन कमरा एकदम खाली होता है। आस्था। मोहिनी का मन अब धीरे धीरे बेचैन होने लगता है। तभी आरव के चिल्लाने की आवाज उसके कानों में पड़ती है। मोहिनी, मोहिनी! मोहिनी के दिल की धड़कन अब बेकाबू होने लगती है।
मोहिनी अपनी सुध-बुध भूलकर सीधा आरव के पास पहुंच जाती है और जैसे ही उसकी नजर आस्था के शरीर पर पड़ती है तो उसकी रूह कांप उठती है। ये किसने? मोहिनी एकदम से आस्था की ओर भागती है और उठाकर उसका सिर अपनी गोद में रख लेती है। मोहिनी जैसे ही आस्था के चेहरे पे लगा वो कुमकुम देखती है, उसका दिमाग मानो अपना सारा आपा वहीं खो देता है। आस्था, उठ उठ ना बेटा, उठ ना, मेरी प्यारी बेटी है ना तू, प्लीज उठ जाना बेटा। आस्था उठ ना। तभी आरव आकर मोहिनी को संभालने लगता है। मोहिनी, संभालो खुद को, पहले इसे अंदर लेकर चलते हैं और इसका मुंह पोंछते हैं। मोहिनी एक गीले तौलिए से उसके मुंह पे लगा कुमकुम साफ करती है। मोहिनी आस्था को देखकर बिलख बिलख कर रोने लगती है। आस्था की ऐसी हालत देखकर आरव भी अपनी आंखों को नम होने से नहीं रोक पाता। मुझे लगा था वहां से आने के बाद फिर से नहीं होगा, पर ये घिनौनी घटिया चीज मेरी बेटी का पीछा क्यों नहीं छोड़ रही? कौन है आखिर ये? चाहती क्या है मेरी इस मासूम सी बच्ची से? सिमरन, सिमरन कहाँ है? मोहिनी एकदम से आरव की तरफ मुड़ती है, तभी अचानक आस्था होश में आ जाती है। उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगता है। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज हो जाती हैं मानो उसकी छाती से उसका दिल बाहर आने वाला हो। पापा बचाओ, पापा बचाओ। मोहिनी उसे अपनी बाहों में समेट लेती है। कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं हूं ना यहाँ, कोई कुछ नहीं कहेगा, पापा है ना, शांत हो जाओ। आस्था जैसे ही अपनी माँ का चेहरा देखती है वो तभी फूट फूट कर रो पड़ती है। आस्था, बाबू क्या हुआ? बताओ ना मम्मा को। बचाओ बचाओ, वो फिर आ जाएगी, बचाओ। कौन आ जाएगा बेटा? कोई नहीं है यहाँ ना, वो फिर से आ जाएगी। बेटा, पापा की तरफ देखो एक बार। आस्था धीरे से आरव की तरफ देखती है। पापा वो फिर से आ जाएगी, पापा बचाओ मुझे। ए, तुम तो पापा की शेरनी हो ना, पापा है ना तुम्हारे पास, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, आई प्रॉमिस। यू ट्रस्ट पापा ना? हाँ। तुम मुझे बस ये बताओ बेटा कि किसने किया ये? आस्था डर से कांप रही है। बेटा डरना बिल्कुल नहीं है, पापा है ना, बस ये बता दो कि किसने किया, फिर देखो। दी, सिमरन दीदी। सिमरन का नाम सुनते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं। आरव की आंखों में एकदम से मानो खून खौल जाता है। आरव एकदम स्तब्ध वहां खड़ा रह जाता है। मतलब हमेशा से वही कर रही थी ये सब सिमरन? पर वो तो कितने सालों से तुम्हारे यहाँ काम करती आ रही है। सिर्फ वो नहीं, उसकी माँ भी हमारे यहाँ ही काम करती थी। आज ये किस्सा ही खत्म करता हूँ, ध्यान रखना आस्था का। आता हूँ। सुनो, मुझे मत। बात सुनो। आरव मोहिनी की आंखों में देखता है। हमारी बेटी को उसने चोट पहुंचाई है, तो उससे सारे जवाब लेना। आरव गुस्से भरा सिमरन के घर पहुंच जाता है। आरव गुस्से से अंगार हुआ हर भीड़ी गली पार करता हुआ सिमरन के घर के सामने जा खड़ा होता है। सिमरन, मैं कहता हूं दरवाजा खोलो, अभी के अभी, आखिरी बार कह रहा हूं, ये दरवाजा खोलो। अंदर से एक आवाज भी बाहर नहीं आती। आरव थोड़ा सा पीछे होता है और भागकर सीधा दरवाजे पर जोर से लात मारता है, पर दरवाजा फिर भी नहीं खुलता। आरव दरवाजे पे खूब लातें मारता है, पर दरवाजा फिर भी नहीं खुलता।
अब आरब के गुस्से का पारा और भी ऊपर चढ़ते जाता है। आरब अब थोड़ा और पीछे होता है और दरवाजे की तरफ पूरा जोर लगाकर दौड़ने लगता है और सीधा जाकर अपना कंधा दरवाजे पे दे मारता है। दरवाजा धम से खुलता है और आरब नीचे जा गिरता है। आरब एकदम से उठकर पीछे की ओर हो जाता है।